and disclosed 700 names to the seat, even though it is a complex issue with international treaties coming in the way of acting against offenders. Bringing black money is a very complex issue. It is not alone in the hands of India to bring back the entire black money stashed abroad. I assure all the people of India that once the international treaties are sorted out, our government will succeed in giving appropriate punishment to the offenders. Our government is doing something by establishing SIT, which was not done by the previous government for the last many years. We will bring back every penny of a man's money as we are not offenders. Supplementary question, Mr. Jayesh Mishra. Honorable Madam, may I know from our respected Finance Minister as to what are the other steps which have been taken by the government to revive the banking sector under the 4R strategy? Honorable Finance Minister. Honorable Speaker, Madam, as we all know that it is very necessary to revive the banking sector. So, I am very pleased to announce here that our government has launched Mission Indradhanush. I repeat, Mission Indradhanush to give the banking sector boom. The states of the Mission Indradhanush include appointment, Bank of Board Bureau, capitalization, district public sector bank, empowerment, framework of accountability, and government reforms. This event was launched by Honorable Prime Minister on the eve of Independence Day. As we all know that banks are non-charitable organizations and need to be revived. So, after all these efforts, I am sure that banks will be revived and we will be able to make India's growth scenario better than any other developing country. प्रश्न संख्या 310 सुश्री असिता सिन्हा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि आज देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें से यह चुनौती कतई नहीं है कि देश के पास कौशल नहीं है। देश के पास कौशल और प्रतिभा दोनों ही है। फिर भी यदि देश के समक्ष कोई चुनौती है तो वह सबसे बड़ी चुनौती है कार्यबल को प्रशिक्षित करने के लिए एक उचित प्रणाली का अभाव। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या इस दिशा में आपकी सरकार के पास कोई योजना है? यदि है तो सदन को अवगत कराएं। माननीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि अभी तक भारत ज्ञान और बुद्धि के रूप में मशहूर रहा है, किंतु कौशल के रूप में यह अभी नहीं जाना जाता। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन में कुल कर्मचारियों की संख्या का 70% आबादी कुशल लोगों की है और जर्मनी में 75% है, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% है, लेकिन भारत में यह मात्र 2% है। इसलिए देश के पास कौशल का ना होना सबसे बड़ी चुनौती है। देश में कौशल का प्रतिशत बढ़ाने के लिए ही राष्ट्रीय कौशल विकास योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही मॉड्यूल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है और प्रशिक्षण के तौर तरीकों में सुधार लाया गया है ताकि कौशल का विकास किया जा सके। प्रश्न संख्या 311 सुश्री असिता सिन्हा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सरकार की नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का क्या लक्ष्य है? क्या यह नीति देश के आर्थिक विकास को गति देने में समर्थ है? क्या इस नीति द्वारा जनता के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा?
विकास मंत्री महोदय इस संदर्भ में अपना रुख स्पष्ट करें। माननीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि 20 करोड़ के मौजूदा कुशल कार्यबल की खाई को पाटने के लिए ही अपेक्षित नई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का लक्ष्य है कि सन 2024 तक 3 भारतीयों में से एक व्यक्ति को कौशल संपन्न बनाना। अगर भारत लगभग 8% की औसत वार्षिक सरल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का प्रबंधन कर लेता है तो उम्मीद है कि खुदरा ऑटो निर्माण और आईटी जैसे शीघ्र 10 उच्च विकास उद्योगों को 2024 तक 24 करोड़ 50 लाख लोगों की आवश्यकता होगी। यही नहीं, 25% तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी भी बढ़ाई जाएगी और वार्षिक और आर्थिक विकास जैसे मुख्य संचालक ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन कर सकेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय कौशल विकास नीति न केवल सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करेगी बल्कि बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आए अंतराल को पाटने में भी मददगार साबित होगी। प्रश्न संख्या 312 सुश्री पलक चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। मेरा सरकार से पहला सवाल है कि सरकार रोहिंग्या को किस रूप में देखती है। मेरा सरकार से दूसरा सवाल है कि क्या सरकार रोहिंग्या को EWS फ्लैटों में बसाने की सोच रही है। मेरा सरकार से तीसरा व आखिरी सवाल है कि सरकार के पास रोहिंग्या की समस्या की स्थायी समाधान हेतु कोई प्लान है। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक रहा पहले प्रश्न का सवाल, सरकार रोहिंग्या को घुसपैठियों के रूप में ही देखती है। जहां तक रही दूसरे प्रश्न की बात, सरकार रोहिंग्या घुसपैठियों को आर्थिक रूप से गरीब तबके EWS के लिए तैयार फ्लैटों में रखने की खबरों को सिरे से खारिज करती है। इस तरह की भ्रामक खबरें दिल्ली से फैलती हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। अतः इस तरह की किसी भी योजना को अमल में न लाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। चूंकि रोहिंग्या समस्या केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से संबंधित है, अतः राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों को मानने हेतु प्रतिबद्ध है। रोहिंग्या को अभी डिटेंशन सेंटर्स में ही रखने का प्रावधान है। दिल्ली सरकार को निर्देशित किया गया है कि वह सभी डिटेंशन सेंटर्स की सूचना केंद्र को उपलब्ध करें। अब मैं तीसरे प्रश्न पर प्रकाश डालता हूं। हाँ, सरकार रोहिंग्या समस्या के स्थायी समाधान हेतु प्रतिबद्ध है। सरकार म्यांमार सरकार से चरणबद्ध बात कर रही है। रोहिंग्या को यथाशीघ्र वापस भेजने की योजना सरकार जल्द से जल्द बना रही है। Question hour is over. Now papers are to be laid on the table. माननीय सदस्यगण, मुझे घोषणा करनी है कि मेरी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम मिस जून रेगेजा, जो कि ऑस्ट्रेलिया सांसद की सदस्य हैं तथा ऑस्ट्रेलिया के सांसदीय प्रतिनिधिमंडल के आदरणीय सदस्य हैं, जो हमारे देश की यात्रा पर है, का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य मास्टर फ्रैंकलिन एंथनी, युवा सांसदों, अब संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाती है।